हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। यूपी टेट के जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका, इस हिंदी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। और आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। आने वाले अपने सभी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए आप मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। और चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, पहली बात ये है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो आने वाली अगली वीडियो है आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। आई थिंक आपका 20 में 20 होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। और मैं बता दूं, यूपी टेट सीटेट के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जिस तरह से आपने सीटेट में देखा उस तरह से यूपी टेट में भी आएगा। चलिए आखिर फिर बात करते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है हिंदी के जो इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें पेडागोगी भी मैंने इन्वॉल्व की है, और कुछ व्याकरण संबंधी क्वेश्चंस भी हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं अधिकतर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, माफ़ करिएगा, अभी जियोग्राफी पढ़ाई गई है तो उसमें केवीएस वालों को तो वो ध्यान था। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। संस्थान है, भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। अच्छा, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है या साध्य है। मैं जब ऑप्शंस पढ़ती हूँ तो ये ध्यान रखती हूँ कि टाइप क्या हुआ है। कभी कभी टाइप क्या हो जाता है, हम टाइप क्या कर रहे होते हैं ना। तो चलिए बात करते हैं। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें है, किसी भी सब्जेक्ट की जो पुस्तक है वो कितने काम आती है हमारे, क्या है उसका मतलब। तो सिर्फ सीखने का एकमात्र ही साधन नहीं है, गूगल और ज़िंदगी भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। ठीक है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, नहीं, यह एक साधन है। यह एक मात्र साधन है, जैसे एक शिक्षक एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर जो एक स्टूडेंट के लिए मात्र मार्गदर्शक है और कुछ नहीं, उसी तरह से पुस्तक भी एक साधन है जिससे वो चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखता है एक स्टूडेंट या व्यक्ति। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने के लिए हैं, या बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है बाधक है। तो कभी भी पत्र पत्रिकाएं आपकी बाधक नहीं हो सकती। जो अभी अभी आपने ऊपर क्वेश्चन दिया वही है, सेम, उसमें कुछ भी नहीं। तो ये आपका क्या है, साधक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ये तीसरा ऑप्शन, माफ़ करिएगा, मैं ट्रिक लगा रही हूँ, तीसरे पे बात बोल रही हूँ दूसरा। तो तीसरा क्वेश्चन साधक है। पत्र पत्रिकाएं जो होती है, जैसे एक पुस्तक होती है, उसी तरह पत्र पत्रिकाएं भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो करंट अफेयर का सारा ज्ञान वहीं से हमें मिलता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। और हाँ, मैं बीच में ये बताना चाहूँगी कि हम बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए फिलहाल बात नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। कौन सा प्रभावी तरीका हो सकता है बच्चों को की गुणवत्ता को आंकने के लिए, कि बच्चों ने कितना सीखा है। प्रश्नों के उत्तर देना, हम प्रश्न पूछ रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर मिल रहा है हमें। प्रश्न पूछना और पर ही क्या, गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख, लिखित परीक्षा। ठीक है, किसका भी ये ना, इन लोगों का टाइम नहीं होता, टाइम पता है फिर भी। पत्र पूछना, और सबसे ज़्यादा तो ये जो कॉल आ जाते हैं वो हमारी कोचिंग से आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, हाई स्कूल इंटर वालों का। इस टाइम एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें तीसरे का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, इसमें गड़बड़ क्या हो गई है इसमें टाइप करने में, कि प्रश्न हम पूछेंगे और उसकी उनकी चीज़ों पर बच्चा क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा कि क्या देगा। ऐसा नहीं कि प्रश्नों के उत्तर देना, बच्चे हमसे प्रश्न पूछेंगे और हम उसका उत्तर देते रहे, नहीं। हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और वो किस प्रकार से अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस प्रकार से हमें फीडबैक प्राप्त हो रहा है, उसके द्वारा हम जान पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, पॉजिटिव पूछा गया है, नेगेटिव नहीं पूछा गया, पॉजिटिव पूछा गया। तो है, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। अच्छा, मतलब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसमें गलती ना हो, तो आप त्रुटि और अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने दे ही दिया बिना मतलब का, है कि नहीं। ऐसा नहीं है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। हतोत्साही का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बच्चे को प्रोत्साहन न देना, प्रोत्साहन को कम करना। ठीक है, हतोत्साहित नहीं करना है भैया, डिसपॉइंट नहीं करना है बच्चों को।
सिर्फ आप कोई भी चीज़ सीखेंगे हम उसमें गलती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, व्याकरण सीखने से ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उनको इंग्लिश ग्रामर भी बहुत अच्छे से आता है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। हाँ, बच्चा जो है व्यक्तिगत तरीके से उसका अनुभव करे और अपने रियल लाइफ में उसका यूज करे अगर भाषा का, तो बच्चा किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आचरण के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो केवल केवल जहाँ आ गया वो तो पहले काट दीजिए, ठीक है। सिर्फ जहाँ केवल केवल आप अगर इंग्लिश में या हिंदी में, चाहे चाहे यूपी टेट की बात हो या सी टेट की बात हो, सिर्फ केवल जब जहाँ आ जाता है वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। एकमात्र कोई साधन नहीं हो सकता पृथ्वी पर, जब तक हम हैं बहुत से तरीके हैं किसी भी चीज़ को सीखने का, ठीक है। तो पांचवा का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, भाषा सीखने और सिखाने तथा उनके आचरण के तरीके पर क्या है, तरीकों को बदलना। इससे प्रश्न पूछने से, प्रतिक्रिया व्यक्त करने से, परिचर्चा किसी चीज़ में संप्रेषण करने से, किसी भी चीज़ का वर्णन करने से हमें खुद भी चीज़ें क्लियर होती हैं और सामने वाला भी इम्प्रेस होता है इससे। तो ये क्या है, भाषा सीखने सिखाने का एक क्या है, अच्छा साधन है। भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम में से आंका जाना चाहिए। केवल आ गया, हटाइए। निबंधात्मक प्रश्नों के आधार से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के आधार माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल वस्तुनिष्ठ, केवल आ गया, हटा दीजिए। अब दो ऑप्शंस में आपको क्या सही लग रहा है आप बताइए। भाषा के व्याकरण को आप किस प्रकार से समझेंगे ये बताइए। आप निबंधात्मक तरीके में इतना ज़्यादा व्याख्या, निबंध पूरा लिख दीजिए 4 पेज की, बच्चा समझ ही ना पाए, नहीं। उस संदर्भ परक होना चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में हम चीज़ों को बच्चों को समझा सकें, ठीक है। इस तरह से हमें आंका जाना चाहिए भाषा के व्याकरण को। ऐसा नहीं कि व्याकरण ही पढ़ते रह गए और बच्चा उसके बारे में उसका यूज कर ही ना पाए, हम पढ़ते रह गए एक साल, तो ऐसा नहीं है। आगे चलिए देखते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है, ठीक है। उपयोगिता है पूछा जा रहा है, पाठ्य पुस्तक की कौन सी उपयोगिता है ये पूछा जा रहा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है, ठीक लग रहा है। पुस्तकें अर्जित ज्ञान का अस्थायीकरण है। अच्छा, हम जो चीज़ अर्जित करके सीखते हैं, जो चीज़ अर्जन, आपको पता है ना, एक्विजिशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अर्जन करना, अनौपचारिक तरीके से सीखना, वो उसका क्या स्थायीकरण है। छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। तो सातवें का जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, जो सबसे सही है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह अपनी बात को सही बता रहे हैं। आगे चलिए, किसने कहा था या डैश ने कहा था या कहा है कि कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। कविता का जो मूल मतलब है उसमें क्या है, जीवन की आलोचना की गई है अधिकतर कविताओं में। तो देखिए, प्रेमचंद, शेक्सपियर, आर्नोल्ड या पावलाव, तो अब पावलाव तो कोई है नहीं और प्रेमचंद ठीक है, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्नोल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्णकुटी शब्द का समास है। तो समास आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका 2022 से यूपी टेट आया हो, चाहे बहुत पुराना है, समास आता है 1 नंबर 2 नंबर आ जाता है। तो देख लेते हैं, पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। ओ गॉड, बहुव्रीहि तो क्या है इसमें समास आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो डिटेल में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरी समास ट्रिक से याद करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। और हाँ, अपनी चीज़ों को, आप नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ चैनल से जुड़िए और हम और आप मिलकर सीखते हैं कुछ नया, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स और भी ईजी हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन सा समास होगा पर्णकुटी में। तो पर्णकुटी की बात कर लेते हैं, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि 20 क्वेश्चंस को हम मात्र 15 मिनट में ख़त्म कर दें, ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो आपको पता है क्रिया दो है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो 10वें का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, जो बालिका निबंध लिख रही है। इसमें सोती है, इसमें तो सकर्मक क्रिया का यूज ही नहीं है, सकर्मक क्रिया का। यहाँ पे निबंध
निबंध जो हो गया आपका क्या है, ये सकर्मक क्रिया का या लिख रही है कि बात जो हो रही है वो आपका सकर्मक क्रिया हो गई। इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। अमित शब्द का विलोम है सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। तो अमित शब्द का जो विलोम शब्द है वो है आपका तीसरा परिमित। आपने देखा ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत। तुकांत शब्द बिल्कुल पूछा जाता है, और तुकांत शब्द क्या है, किस लिए है, क्या है इनका रिजल्ट, और किस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। बहुत आसान है इसको समझना, हम आगे डिटेल्स वीडियो में बात कर लेंगे। हाथी, पृथ्वी, पुत्र, पुहूप, मोर, मृग या बाल, खोल। तुकांत शब्द जो एक साथ तुक में मिल रहे हो, बोलने में उनका जो अंतर ज़्यादा न हो, तो क्या होगा, तुकांत शब्द वो हो जाएगा। तुकांत युग में इसमें कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाल, खोल। क्योंकि यही थोड़ा थोड़ा जो मिल रहा है, मोर, मृग नहीं मिल रहे है कि नहीं। पुत्र, पुहू, हाथी, पृथ्वी एकदम नहीं। बाल, खोल थोड़ा सा ल उसका मिल रहा है, तो हम ये कह देंगे कि हाँ तुकांत शब्द है ये। आगे देखिए, अधर का अर्थ होगा। अधर का अर्थ क्या होगा, नीचे, ऊपर, ऊपर का होठ, नीचे का होठ। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, तो ये इसका चौथा ही सही हो जाएगा। नीचे का होठ को क्या कहते हैं, अधर कहते हैं। तुरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो तरंग शब्द जो है उसकी पर्यायवाची हो जाएगी, चौथा ही इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका भी उर्मी। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना नहीं, पेड़ पर चढ़कर खेलना बिल्कुल नहीं, चालाकी का जवाब चालाकी से देना बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल भी यही है, सही है, बिल्कुल भी सही है चौथा ऑप्शन। नहीं नहीं करते करते ये भी नहीं हो गया। तू डाल डाल में पात पात मतलब कि वो जहाँ जहाँ जिस जिस तरह से घुमा के बातें कर रहे हैं, हम भी घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं हारने वाले हैं ना। चलिए देखते हैं, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ये मतलब हो जाता है। देखिए, निम्न शब्दों में से देशज भाषा है कल्पना, ढिबरी, जागरण और पुष्कर। तो 16 का सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ढिबरी। ढिबरी मतलब आप समझते हैं, ढिबरी मीन्स क्या होता है, दीपक, दीपक, ठीक है, जो जलाते हैं हम। या ढिबरी उसे भी कहते हैं, आप देखेंगे अगर गांव से बिलोंग करे होंगे तो आप ये वर्ड हम यूज किया जाता है। ऐसे बोतल होता है या कोई भी शीशी होती है कांच की, इसमें जो है मिट्टी का तेल डाल के लोग इसको ऐसे जलाते हैं ना, घी भी डाल के भी लोग जलाते हैं इस तरह से। तो ये आपका ढिबरी हो जाता है। बहुत समय पहले हम लोगों के यहाँ भी ढिबरी का यूज़ किया जाता था, आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। चतुर्मुख में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 17 का जो हो जाएगा पहला हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, चतुर्मुख। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। प्रागैतिहासिक उपसर्ग प्रत्यय आप समझते हैं, उपसर्ग जो है वो आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो है वो पीछे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है। तो प्रा, प्राग, प्राग, प्रा है, प्राक है, प्राग या प्रागैति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला प्रा। प्रा जो है, ये जो है प्रा आपका, ये एक उपसर्ग इसी में जुड़ा है प्रागैतिहासिक में, ठीक ना। आगे देखते हैं, तुलसीदास किसकी कविता है। हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध जी की, अज्ञेय जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की। तो सही ऑप्शन 19 का हो जाएगा आपका चौथा। जो तुलसीदास हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की कविता है। और अज्ञेय साहब की से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार शायद यूपी टेट में, हाँ बिल्कुल पूछा गया था कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंगे अज्ञेय। इनका जो है 10th से ही हम लोगों ने बहुत रटा हुआ है, क्योंकि इसके लिए बहुत पीटते थे सर। और हम लोगों के सर जो थे प्राइवेट स्कूल्स थे वो, और वो पढ़ाया करते थे, तो वो तैयारी करते थे, तो सारी तैयारी की चीज़ें आके हमसे पूछा करते थे। हम लोगों को लगता था कितना कठिन है, हमारे बुक में तो था नहीं। तो अज्ञेय का फुल फॉर्म आप लोग मतलब पूरा नाम इनका देख लीजिएगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद नंद, अब वात्स्यायन अज्ञेय, तो वात्स्यायन, यहाँ पे यही रहेगा, वात्स्यायन अज्ञेय, हाँ यही होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हिंदी भी इधर उधर करके दे देता है, फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो वात्स्यायन अज्ञेय ये हो गए। और मुक्तिबोध साहब थोड़े से आपको क्या नए लग रहे हैं, क्योंकि सबका नाम आपने सुना होगा, लेकिन मुक्तिबोध जो साहब हैं, इनकी जो कविताएं बहुत ही अलग हैं
ना। जैसे इनकी कुछ कविताएं या कुछ रचनाओं की बात करी जाए मुक्तिबोध साहब की, तो पर्सनली अगर आप पढ़ेंगे इनकी कविताओं को तो आप कहेंगे हाँ, इनका नाम है, पूरा नाम इनका भी है गजानन माधव मुक्तिबोध, इस तरह से इनका नाम है मुक्तिबोध साहब का। और वैसे ये ऑप्शन सही था ये, ठीक है, चौथा वाला। इसकी इनके बारे में बात करी जाए तो इन्होंने जैसे अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, इस तरह से बहुत से। और भी एक है कि डूबता चांद कब डूबेगा या डूब रहा है, डूबता चांद कब डूबेगा कि डूब रहा है, इस तरह से। हाँ, शायद कि डूबता चांद कब डूबेगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। और पक्षी और दीपक, तो इस तरह से जो इनका चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत ही अच्छी जो है इनकी कविता मुझे लगती है। आप लोग जरूर इनको एक बार पढ़ के देखें। वैदेही वनवास किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त या हरिऔध जी की, रामधारी सिंह दिनकर की या श्रीधर पाठक जी की। तो ये बताना है नहीं, ये जो हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा आपका दूसरा, हरिऔध जी। और हरिऔध जी का भी आप नाम जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो हैं बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, इसमें कुछ बताना है नहीं। जैसे कि एक तो वैदेही वनवास ही इनका हो गया, और हो गया कि पारिजात, बहुत ज़्यादा इनसे पूछ लिया जाता है पारिजात, क्योंकि ये मिलता ही नहीं, समझ में नहीं आता ना, कुछ अलग सा है। अब फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, इस तरह से ये नाम ही इतना अच्छा है कि मैं सोची मैं आपको बता दूं, ठेठ हिंदी का ठाठ। सही बात है, अगर सही बात है ये कि अगर हिंदी में ठेठ भाषा में हिंदी बोली जाए तो वो हाँ कुछ अलग ही उसका मतलब हो जाता है। अगर कोई पहली बार व्यक्ति सुनेगा तो वो तो हाँ कहेगा कि भाई ये कौन सी हिंदी है, मैंने तो पहली बार सुनी है ना। तो ये थे जो है 20 क्वेश्चन हिंदी के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और इस वीडियो में क्या कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे सही लगा, सबसे अच्छा लगा, और किस प्रकार की क्वेश्चंस आप चाहते हैं वीडियो के बंद होने के बाद या ख़त्म होने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लिख के बताएं कि आपको कौन कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए यूपी टेट के लिए, और केवीएस के लिए भी मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।